तो हम आज देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना इसी का दूसरा नाम है उद्देशिका। संविधान सभा में नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वही आगे जाके कुछ संशोधनों के साथ उद्देशिका कहलाई या प्रस्तावना कहलाई। देखते क्या है कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। वो पूरा विश्लेषण करते हैं उसका कि हमारा संविधान का उद्देश्य है कि हम फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लेते हैं, रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना का उद्देश्य ग्रहण करते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो नेहरू जी ने जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, वही आगे जाके कुछ संशोधनों के साथ संविधान की प्रस्तावना बन गई। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। और प्रस्तावना क्या है, तो संविधान के क्या लक्ष्य हैं, आदर्श है, उद्देश्य है, इनको प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्यों, आदर्शों एवं उद्देश्यों का उल्लेख है कि क्या है हमारे संविधान के क्या लक्ष्य है, क्या आदर्श है, क्या उद्देश्य है। ये सारी बात चीजें हम संविधान जब पढ़ेंगे, हम प्रस्तावना जब पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत को ये बनाना चाहते हैं। फिर देखते हैं क्या कि प्रस्तावना के संकल्प ये हम लोग लिए हैं यूएसए से, और इसकी जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पहले तो हम लोग देखें कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और लक्ष्यों का उल्लेख है। दूसरा, इसे उद्देशिका भी बोलते हैं क्योंकि नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वही जाके आगे प्रस्तावना भी कुछ थोड़े बहुत संशोधनों के बाद। फिर आगे देखते हैं कि प्रस्तावना की जो संकल्प है वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, और इसकी भाषा कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। अब हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में निहित मूल बातें क्या है। हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में कुछ ऐसा लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता आदि कई बातें करने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को हिटलर द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और खुद को सौंपते हैं। मतलब एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और खुद को गिव सौंपते भी हैं। तो देखते हैं कि संविधान में निहित मूल बातें क्या क्या है। अब देखेंगे हम लोग प्रस्तावना में सत्ता के बारे में क्या कहा गया है, सत्ता का स्रोत किसके पास है, सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो एक एक करके सब देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग सत्ता का स्रोत क्या है, किसके पास है। फिर देखेंगे हम लोग इस सत्ता का स्वरूप क्या है। फिर देखेंगे हम लोग सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग अगर प्रस्तावना को पढ़ें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये बनाने के लिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग बता रहा है कि सत्ता का स्रोत किसके पास है, तो जनता के पास। जो भारत की जनता है, हम भारत के लोग, संविधान सभा के सदस्यों ने जनता की तरफ से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, एडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और ये। तो हम भारत के लोग, सत्ता का स्रोत किसके पास है, जनता के पास। और कैसे पता चलता है, तो हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग। ये आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, और आत्मार्पित मतलब खुद को सौंपते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना। भारत की जनता की तरफ से संविधान सभा के लोगों ने संविधान को स्वीकार किया था। तो भारत की जनता की तरफ से तो संविधान को स्वीकार कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। इसे लागू कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। इसे खुद को कौन सौंप रहा है? हम भारत के लोग। तो सत्ता का स्रोत किसके पास हुआ? जनता के पास। अब देखते हैं कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। मतलब प्रस्तावना में जो बातें आएंगी, जो सत्ता होगा, जो सरकार बनेगी, उसका स्वरूप कैसा होगा। तो इसका स्वरूप होगा, वो भी हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये बताता है हमारा प्रस्तावना कि हमारा संविधान हमारा कैसा होगा या हमारी सरकार कैसी बनेगी। तो सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवादी। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। चौथा, लोकतांत्रिक। पांचवा, गणराज्य। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, मतलब हमें कुछ भी फैसला लेना हो तो हमें दूसरे देशों से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा देश इस मामले में सॉवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम निर्णय में किसी भी तरह के निर्णय के लिए स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा, समाजवादी, मतलब एक प्रकार का सामाजिक आर्थिक न्याय हो, कोई बहुत ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, कोई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर ना हो, कोई बहुत ऊंचा ना हो। इसे बोलते हैं समाजवादी। पंथ निरपेक्ष मतलब मोटा मोटी समझा जाए तो राष्ट्र का या देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्म के मामले में बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा, उसके सामने सभी धर्म बराबर है। लोकतांत्रिक मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार रहेगी। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है कि हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, राजा का बेटा राजा वाली बात नहीं होगी, राजतंत्र वाली बात नहीं होगी, गणतंत्रात्मक होगी, मतलब उनका चुनाव होगा, जो राष्ट्र प्रमुख होंगे उनका चुनाव किया जाएगा। तो ये हमने देखा सत्ता का स्वरूप, कि हमारा सत्ता कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब किसी दूसरे देश से या किसी और संस्था से पूछ के हमारे नियम नहीं बनेंगे। हमारे जो नियम बनेंगे वो सरकार सॉवरेन होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी। समाजवादी, सामाजिक आर्थिक न्याय होगा। पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक, चुनी गई सरकार होगी। गणराज्य, राज्य का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उनका चुनाव होगा। अब हम लोग देखते हैं सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो हम देखेंगे सत्ता का उद्देश्य, हम लोग देखेंगे कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना में। फिर प्रस्तावना बताता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब हमारे संविधान में या प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की कल्पना की गई है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार। कौन कौन है वो? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। राजनीतिक न्याय तो करीब करीब मिल गया है, प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय मिल गया है। सामाजिक आर्थिक न्याय के संबंध में सरकारें न्याय वो हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाती रहती है, योजनाएं चलाती रहती है, ताकि यथासंभव लोग को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। फिर है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना की गई। 5 प्रकार का स्वतंत्रता कौन कौन है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता।
क्वेश्चन कई बार आते हैं कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार के, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। हम एक एक करके देखते हैं कि है क्या दरअसल विचार की स्वतंत्रता क्या है। तो हम लोग बात करें स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि ये चिंतन प्रक्रिया, मतलब चिंतन, मतलब ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। चिंतन दरअसल एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, एक मानसिक प्रक्रिया कर सकते हैं, इसे विचार की प्रक्रिया करते हैं। मतलब चिंतन करना ये एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। अब देखें हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है जो हम चिंतन किए इसी का प्रकटीकरण, प्रकट रूप, प्रकट रूप अलग अलग हो सकता है। लिखित भी प्रकट कर सकते हैं, मौखिक भी प्रकट कर सकते हैं, हाव भाव से भी प्रकट कर सकते हैं, कुछ शारीरिक हाव भाव देकर भी प्रकट कर सकते हैं। तो विचार क्या है? चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय है इसी का प्रकट रूप हो जाए, लिखित रूप से प्रकट करें, हम मौखिक रूप से प्रकट करें या शारीरिक हाव भाव द्वारा प्रकट करें। आगे देखेंगे हम लोग विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास का मतलब है कि हम किसी विचारधारा को मानते हैं, जैसे गांधीवादी, लोहियावादी, मार्क्सवादी। विश्वास का अभिप्राय है कि हम किसी विचारधारा को मानते हैं, जैसे कोई गांधीवादी हो सकता है, कोई लोहियावादी हो सकता है, कोई मार्क्सवादी हो सकता है। ये हो गई विश्वास। आगे देखिए यदि धर्म, तो धर्म से अभिप्राय है कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई जैन हो सकता है। और आगे देखिए उपासना, मतलब उपासना से तात्पर्य है कि हम इसको प्रयोग के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसी का प्रायोगिक रूप। जो हिंदू है तो वो क्या करेगा? मंदिर जाएगा, टीका लगाएगा, क्या करेगा? वर्शिप क्या है? इसी के हम लोग कहते हैं उपासना। तो हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता का उल्लेख है। समता का उल्लेख तो हम लोग देखते हैं कि 2 प्रकार के समता का उल्लेख है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समता। क्या है 2 प्रकार का समता? तो प्रतिष्ठा की एवं अवसर की। हमारे संविधान में कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे किस तरह से बंधुता, व्यक्ति गरिमा आदि का भी उल्लेख है। मतलब मोटा मोटी देखें तो प्रस्तावना हमारे संविधान में क्या क्या आने वाला है उसकी झलक दे देता है। इसलिए संविधान सभा के एक बहुत विशेष आदमी थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मपत्री है। उसे हम लोग देखते हैं, प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था कि एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ये संविधान के प्रारूप समिति के भी साथ में थे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ। दूसरा स्टेटमेंट बहुत फेमस है इस संबंध में, वो आता है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। एक विद्वान थे ऑर्नेस्ट बाकर, इन्होंने कहा था कि संविधान प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। पहला स्टेटमेंट है प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मपत्री। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो तो उसकी जन्मपत्री देख के बता दिया था बहुत। तो ये मुझसे कहना था भारत के संविधान को अगर समझना है तो पहले प्रस्तावना के समझ जाओ, वही उसकी राजनैतिक जन्मपत्री। तीसरा स्टेटमेंट आता है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के
मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मतलब जब संविधान बनाते समय संविधान के जो विषय थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनके मन में क्या चल रहा है, अगर ये समझना हो तो हम उसके प्रस्तावना को देखें। तो प्रस्तावना संबंधित एग्जाम में 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा, तो रमेश वार्कर ने कहा। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, किसने कहा, तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संशोधन 1976 में। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बार-बार क्वेश्चन आते हैं कि संविधान प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, तो 1976 में 42वां अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी इस पर जो क्या क्या वाद विवाद है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, मतलब अगर अंग है तो संविधान में संशोधन हो सकता है, तो प्रस्तावना में भी संशोधन होगा। और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। इस बारे में कई केसें आई हैं, जैसे 1960 में केस आई थी बेरुवारी विवाद, फिर आगे देखेंगे केशवानंद भारती विवाद, मिनर्वा मिल्स और भी। इसमें पहला केस है, हम देखें तो केस 1, इसमें क्या है, बेरुवारी विवाद, ये आई थी 1960 में। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं हो सकता। मतलब इस केस में कहा गया बेरुवारी विवाद में कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। फिर लेकिन एक दूसरी केस आई जो बहुत फेमस केस है, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच बैठी, ये आई 1973 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और है तो संशोधन भी हो सकते हैं। लेकिन इसी केस में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकते हैं, लेकिन जहां जहां मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आएगा वहां संशोधन नहीं आएगा। तो बहुत फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन जहां जहां प्रस्तावना में जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वहां संसद इसको संशोधन नहीं कर सकती। तो इसी केस में हम लोग लिखेंगे नोट, इसी विवाद में मूल ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। फिर देखते हैं आगे केस
तीसरा आया था आगे चल के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यह था 1980 में। इसमें भी कहा गया कि अंग है और संशोधन हो सकता है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन भी हो सकता है। लेकिन जहां जहां मूल ढांचे की बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में कुछ बातें बता दी थी कि ये बातें मूल ढांचे में है। उसने ये भी कह दिया था कि आगे समय के साथ मैं और बताता रहूंगा कि मूल ढांचे कहाँ है, और जहां जहां मूल ढांचे की बात आएगी उसमें संसद को अधिकार नहीं है कि वो संशोधन कर सके। और वर्तमान स्थिति यही है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन जहां जहां मूल ढांचे आएंगे, और कौन बताएगा हमें, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कोई केस सरकार के नियम कानून पास करती है और पहले सुप्रीम कोर्ट से रिएक्ट हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि यह हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो ये हमारा प्रस्तावना था। प्रस्तावना में सबसे पहले हम देखें इसे उद्देश्य क्या बोलते हैं, कि नेहरू जी ने जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वही बाद में प्रस्तावना होती है। उसकी भाषा देखें, उसकी अवधारणा देखें, संकल्प कहाँ से लिया गया है। फिर हम लोग देखें कि प्रस्तावना में मूल बातें क्या है, कि सत्ता का स्रोत कौन है, जनता, कैसे पता चला कि हम भारत के लोग भारत को ये अमृत संविधान को अधिकृत आत्मार्पित करते हैं। फिर हम देखें कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, मतलब हमारा भारत कैसा होगा। तो भारत में क्या देखा हम लोग कि हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, हमारा भारत ऐसा होगा। और ये कई बार एग्जाम में हमें पूछ देता है, इस प्रस्तावना में कौन शब्द पहले आया है, संपूर्ण प्रभुत्व पहले आया है, समाजवादी पहले आया, उसके बाद कौन आया। तो इसको याद रखने का एक तरीका है संस्पलक। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि संविधान का उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार के न्याय देना है जनता को, कितने प्रकार के स्वतंत्रता देना है, कितने प्रकार का समता देना है, ये सब देखें। साथ ही ये भी देखें हम लोग कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ये बात हमें कैसे पता चलती है, तो प्रस्तावना पढ़ने से। और क्या किया गया पहले, तो अंगीकृत, फिर अधिनियमित और आत्मार्पित, तीनों का क्रम है। उनको एडॉप्ट किए, इनेक्ट किए और एग्री किए। अंगीकृत के मतलब स्वीकार किए, अधिनियमित मतलब लागू किए, और हम खुद को ही उस संविधान को सौंपे। तो ये हमारा है प्रस्तावना का चैप्टर। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में, कि संविधान कितने पार्ट में बांटा गया, कितने भाग में, कितने अनुच्छेद हैं, कितने शेड्यूल है, मतलब अनुसूची है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर